हेलो स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो है बेटा क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त इसके बारे में है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इतिवृत्त का अर्थ क्या है। इतिवृत्त मतलब बेटा कालानुक्रम विवरण, यानी कि एक ऐसा इतिहास जो कि काल के क्रमानुसार लिखा गया है। उदाहरण के रूप में जैसे कि अकबरनामा, ये अकबर के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं को काल अनुक्रम के हिसाब से इसमें लिखा गया है और इसके लेखक थे अबुल फजल। इसी प्रकार बाबरनामा, जो कि बाबर के बारे में लिखा गया इतिवृत्त यानी कालानुक्रम इतिहास है और इसे स्वयं बाबर ने ही लिखा है। हुमायूं नामा, जो कि हुमायूं के बारे में लिखा गया और इसकी लेखिका है गुलबदन बेगम, जो कि उनकी बहन थी। और इसी प्रकार बादशाह नामा, जिसे लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। मुगल साम्राज्य बेटा, इसकी जो संस्थापना हुई वो 1526 में हुई थी और इसके संस्थापक थे बाबर। बाबर का जन्म स्थान फरगना था, जो कि आज के उज्बेकिस्तान में है, और ये वहाँ से भारत आए थे 1526 में। और इन्होंने पानीपत के पहले युद्ध में यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई में इन्होंने दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक, जो कि इब्राहिम लोदी रहे, उन्हें हराया था। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि 1526 में हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, तब जाकर मुगल साम्राज्य की संस्थापना 1526 में हुई थी। अब आइए जानते हैं कि मुगल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल शब्द से हुई है, जो कि बहुत ही आक्रमणकारी जनजाति थी। वहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध हमारे पास कबीले के एक तरीके से जो हेड होते हैं वो थे, जिनका नाम था चंगेज़ खान। लेकिन मुग़ल शासक अपने आप को तैमूरी कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे, ना कि मंगोल से उत्पन्न हुए शब्द को, क्योंकि जो मंगोल थे वो बहुत ही क्रूर थे। अब देखिए, जो पहले बादशाह हैं, पहले मुग़ल बादशाह बाबर, इनका संबंध पितृपक्ष से तैमूर खानदान से था और मातृपक्ष से इनका संबंध चंगेज़ खान से था। लेकिन ये अपने आप को तैमूरी ही कहलाना पसंद करते थे और अपनी भाषा भी इनकी तुर्की थी। जो भी हमारे मुग़ल बादशाह हुए हैं, उन मुग़ल बादशाहों के नाम और उनका जो कालक्रम है वो जानना और याद रखना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो पहले मुग़ल बादशाह हुए हैं वो हैं बाबर, 1526 से लेके 1530 तक रहे हैं। जो दूसरे मुग़ल बादशाह हैं वो हैं हुमायूं। ये 1530 से लेकर और 1540 तक मुग़ल बादशाह रहे, लेकिन 1540 में शेर शाह सूरी ने इन्हें युद्ध में हरा दिया और सूरवंश चला। फिर 1540 से 1555 यानी 15 साल तक। लेकिन 1555 में हुमायूं दोबारा वापस आए, शेर शाह सूरी को हराया, सूरवंश का खात्मा किया और 1555 से 56 तक ये दोबारा मुग़ल बादशाह रहे, लेकिन 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बेटा जो तीसरे मुग़ल बादशाह थे वो थे अकबर। 1556 से 1605 तक इन्होंने राज किया। इनके बाद आए जहांगीर, इन्होंने 1605 से 1627 तक राज किया। इसके बाद शाहजहां, जिन्होंने 1628 से 1658 तक। फिर औरंगज़ेब 1658 से 1707 तक। तो ये हमारे सबसे मेन मुग़ल बादशाह हैं। औरंगज़ेब के बाद भी कई सारे मुग़ल बादशाह आए, लेकिन वे जो है ज़्यादातर अंग्रेज़ों के कंट्रोल में काम कर रहे थे। और जो सबसे आखिरी मुग़ल बादशाह थे वो थे बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय, जो कि 1857 में इनकी सत्ता ख़त्म हो गई। बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय की आप फ़ोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आता है कि अकबर, इन सारे मुग़ल बादशाहों में अकबर को महान क्यों माना जाता है? तो इसके बहुत से कारण हैं। आइए देखिए। पहला, अकबर ने अपने साम्राज्य को विशालतम, मजबूत तथा समृद्ध बनाया। दूसरा, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार हिंदू कुश पर्वत तक कर दिया। हिंदू कुश पर्वत अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों के वहाँ पर है, और जो भी कोई भारत पर आता था या हमला करता था तो वो ज़्यादातर उसी रास्ते से करता था। तो इसलिए अकबर ने वहीं तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। तीसरा, इन्होंने ईरान की सफ़ावी तथा तुरान के उज़्बेक शासकों के विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगाया। जो उस समय जो ईरान के, ये ईरान और तुरान बेटा दोनों मध्य एशिया में है, तो वहाँ की जो ये सफ़ावी और उज़्बेक शासक थे, ये बहुत ज़्यादा विस्तारवादी नीतियों पर काम कर रहे थे और अकबर ने इनकी नीतियों पर लगाम लगाया था। चौथा पॉइंट, अकबर जो थे, इनकी न्याय करने की जो व्यवस्था थी वो सभी मुग़ल बादशाहों में सबसे बेहतर थी, सबसे अच्छी थी। और इन्होंने अपने साम्राज्य में सुलह कुल की नीति को लागू किया था। सुलह कुल मतलब पूर्ण शांति। उन्होंने पूर्ण शांति की नीति यानी सुलह कुल की नीति को अपने यहाँ जगह दी। और लास्ट, इन्होंने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर बेटा उस समय जो गैर मुसलमान लोग थे, उन्हें तीर्थ यात्रा करने के लिए एक अलग से कर देना पड़ता था। और जज़िया कर, ये वो कर था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था कि आप हमें कर दीजिए और हम आपकी रक्षा करेंगे। तो ये दोनों ही कर जो कि धर्म पर आधारित थे, इन कर को अकबर ने हटा दिया था, समाप्त कर दिया था, और इन्हीं सब कारणों से अकबर को सभी मुग़ल बादशाहों में महान माना जाता है। अब बेटा एक हमारा क्वेश्चन आता है कि इतिवृत्त की रचना आखिर करवाई क्यों जाती थी, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो देखिए, जितने भी ये मुग़ल बादशाह हुए, इन लोगों ने इतिवृत्त की रचना इसलिए करवाई ताकि ये अपने शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रजा तक पहुंचा सके। दूसरा, भावी पीढ़ी के लिए शासन का विवरण उपलब्ध करा सके कि इनकी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके पास पूरा विवरण उपलब्ध हो कि किस प्रकार उनके पुरखे शासन किया करते थे। तीसरा, मुग़ल दरबार की जानकारी देना कि किस प्रकार लोगों तक मुग़ल दरबार की जानकारी पहुंचाई जाए, इसके लिए भी इतिवृत्त की रचना आवश्यक थी। चौथा, शासक के परिवार के बारे में जानकारी देना। और पांचवा, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने और दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इतिवृत्तों की रचना मुगल दरबार में करवाई जाती थी। और बेटा, इस वीडियो का लास्ट जो पॉइंट है, जो हेडिंग है, वो है कि क्यों जो मुगल बादशाह थे वो तुर्की से फ़ारसी की ओर मुड़ गए। देखिए, जब मुगल बादशाहत की शुरुआत हुई तो बाबर से हुई, और जो बाबर थे उनकी भाषा थी तुर्की। क्योंकि ये तैमूरी वंश से थे तो इसलिए अपनी भाषा ये तुर्की रखते थे। और इन्होंने जो भी उस समय किताबें लिखी जैसे कि बाबरनामा, ये सब तुर्की भाषा में लिखी गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब अकबर का समय आया तो अकबर ने जो दरबारी भाषा थी उसे तुर्की से हटाकर फ़ारसी की ओर मोड़ दिया। आइए इसके कारण जानते हैं। अकबर ने सोच समझकर फ़ारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया, क्योंकि मुगल दरबार में पद पाने को इच्छुक ईरानी और मध्य एशिया प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उस समय बहुत से लोग थे जो कि अकबर के करीब रहते थे, और वो ईरानी प्रवासी थे, और उन्होंने ही बादशाह को प्रेरित किया था कि फ़ारसी भाषा को दरबारी भाषा बनाया जाए। और उस समय जिन लोगों की भी फ़ारसी भाषा पर अच्छी पकड़ थी, उन्हें अकबर ने ऊंचे पद प्रदान किए। उन्होंने बहुत सी किताबों को उस समय फ़ारसी भाषा में लिखवाया
तथा अनुवाद भी करवाया। जैसे कि बाबरनामा जो कि तुर्की भाषा में लिखी हुई थी, उसको भी अकबर ने फ़ारसी में उसका अनुवाद करवाया। यहाँ तक कि महाभारत तथा रामायण का भी फ़ारसी में अनुवाद किया गया और महाभारत को जब फ़ारसी भाषा में अनुवाद करके लिखा गया तो उसका नाम रखा गया रज़्मनामा, यानी कि युद्धों की कथा। तो बेटा, ये है आपका चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त का एक तरीके से पार्ट फर्स्ट। इसमें मैंने आपको जो भी टॉपिक्स बताए हैं, इससे आगे के टॉपिक्स मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।